नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। न जीने का शऊर न रहने का सलीका, ताकत बेशुमार फिर भी रंग फीका। फैसले फासले बढ़ाते रहे, आवाम को डराते रहे। मुट्ठियों में छिपे ताज, न कल बचे न आज। उनका कैसा मान सम्मान, जिनकी न आन न जबान। चीन का हाल कुछ ऐसा ही, देखना कहीं और, सोचना कुछ और, बोलना कुछ और, करना कुछ और। जो देखेगा वो दिखाएगा नहीं, जो सोचेगा वो कहेगा नहीं, जो कहेगा वो करेगा नहीं, जो करेगा वो कभी बताएगा नहीं। इसे कूटनीति नहीं, कुटिल नीति कहते हैं। हर मुल्क की अपनी एक पहचान होती है और चीन की पहचान यही है। पहले पैंगोंग में भारत से पंगा लिया, फिर गलवान में उलझने की गलती की, अब डेप्सांग में भारत को डराने की कोशिश कर रहा। हर बार बातचीत में चीन की सेना बैकफुट पर रही, भारत दबाव बनाने में कामयाब रहा। चीन ने वादा किया कि सेना को पीछे हटाएगा, लेकिन इस बार भी वादे पर खरा नहीं उतरा। डेप्सांग हो, गलवान हो, पैंगोंग हो, चीन की नजर लद्दाख में एलएसी पर माहौल बिगाड़ने पर है। लेकिन जिसकी बुनियाद ही खून से सनी हो, उससे शांति की उम्मीद भी की जाए तो कैसे? बुनियाद, भारत को आजादी मिली 1947 में और चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया 1949 में, 2 साल बाद। भारत को आजादी की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और चीन में करीब 22 साल तक एक सिविल वॉर चली, जिसके बाद कम्युनिस्ट शासन बनकर खड़ा हुआ। लेकिन बुनियादी अंतर देखिए, फर्क देखिए। भारत ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी विदेशी ताकतों से, अंग्रेजों से, और चीन के कम्युनिस्ट नेताओं को अपने ही देश में अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति माओ, दोनों की मुलाकात 1954 को में हुई थी, 19 अक्टूबर 1954 को, जिसमें हुई दोनों की बातचीत के कुछ हिस्से सार्वजनिक भी हुए। दोनों की बातचीत दूसरे विश्व युद्ध पर हुई। भारत ने कहा, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण भारत की आजादी में कुछ साल ज्यादा लग गए, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध के नाम पर ब्रिटिश शासन ने कुछ साल का वक्त ले लिया और माओ ने इससे बिल्कुल उलट बात की। माओ ने कहा दूसरे विश्व युद्ध के कारण ही चीन में कम्युनिस्ट शासन आया, वरना 22 साल के संघर्ष में यह कामयाबी उन्हें पहले भी मिल सकती। मतलब यह कि माओ ने खुद माना कि जंग ही उन्हें उनके सत्ता में आने की बड़ी वजह बनी, और यह भी आशंका जताई कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की बहुत बात की माओ ने। तब से लेकर आज तक न तो चीन की सैनिक ताकत बढ़ाने की भूख मिटी, न ही जमीन के टुकड़ों का लालच कभी खत्म हुआ। 1962 की लड़ाई के बाद से चीन ने यह हरकतें शुरू कर दी, लेकिन 1967 में जब उसे मुंहतोड़ जवाब मिला तो लंबे वक्त तक चीन ने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। चीन की सेना पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई लड़ाइयां लड़ चुकी है, लेकिन इतिहास में 1967 की लड़ाई अकेली ऐसी लड़ाई है जब पीएलए को मुंह की खानी पड़ी। भारत की फौज अकेली वो फौज है जिसने पीएलए को धूल चटाई। भारत अकेला वो मुल्क है जिसने चीन की फौज का गुरूर तोड़ा। अब चीन फिर से उकसाने की कोशिश में लगा है, उसकी नजर लद्दाख पर है। चीन भूल गया 1967 को। उसकी नजर में वन बेल्ट वन रोड का सपना है, यानी एक ऐसी सड़क जो चीन से शुरू हो, अक्साई चिन से गुजरे, फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचे।
सामने आया चीन की गलवान साजिश का सच। गलवान के बहाने कहीं और था चीन का निशाना। शी का सपना बचाने के लिए एलएसी पर की गई हिंसा। भारत को लद्दाख में कमजोर करने की थी चाल। चीन ने लद्दाख में भारत के खिलाफ जो साजिश रची, उसमें उसे पूरी तरह मुंह की खानी पड़ी। अब चीन की गलवान साजिश की परतें भी एक एक करके खुलने लगी हैं। चीन की गलवान साजिश का जो सच अब सामने आया है, उससे ये साफ हो जाता है कि इसका पूरा ब्लूप्रिंट। गलवान में चीन की सेना ने जो कायराना हरकत की, वो कोई अचानक हुए विवाद के कारण नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। निशाना भले ही गलवान को बनाया गया, लेकिन इसकी साजिश के तार कहीं और जुड़े हुए थे। जानकारी के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक सपने को बचाने के लिए इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। दरअसल चीन गलवान घाटी पर कब्जा करना चाहता है। इसके पीछे उसका मकसद वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बचाना है। वन बेल्ट वन रोड शी जिनपिंग की सबसे बड़ी परियोजना है। चीन वन बेल्ट वन रोड के लिए भारत को खतरा मानता है। चीन गलवान पर कब्जा करके OBOR को सुरक्षित करना चाहता है। इसके लिए चीन जानबूझकर गलवान को सीमा विवाद में बदलने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन आने वाले वक्त में फिर गलवान में विवाद पैदा कर सकता है। गलवान विवाद की वजह और चीन की मंशा अब भारत भी समझ चुका है। इसलिए चीन की हर बिसात उल्टी पड़ रही है। चीन बार बार गलवान के इलाके में हुई मुठभेड़ को हवा दे रहा है, काफ़ी प्रचार भी कर रहा है। ये ध्यान बटाने का एक साजिश भी हो सकता है, क्योंकि साथ ही मालूम पड़ा है कि वो कई और क्षेत्रों में LAC पर भी अपना ये गतिरोध की तैयारी और पहल कर रहा है। चीन की गलवान साजिश की सबसे बड़ी वजह OBOR परियोजना के तहत बनाई जा रही सड़क को सुरक्षित करना है। इस सड़क के लिए चीन गलवान को क्यों अहम मानता है, इससे समझना भी जरूरी है। दरअसल चीन की OBOR परियोजना के तहत चीन से पाकिस्तान के बीच सीपेक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सीपेक चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर तक जाता है। चीन से निकलकर इसका एक हिस्सा अक्साई चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर होता हुआ पाकिस्तान पहुंचता है। सीपेक की इस परियोजना का एक हिस्सा पूर्वी लद्दाख से काफी करीब है और यही वो जगह हैं जहां विवाद हो रहा है। और चीन की परेशानी की वजह है भारत की एक महत्वपूर्ण सड़क और दौलत बेग ओल्डी एयरबेस। चीन का सिरदर्द बनी है भारत की ये सड़क, जो लेह से निकलती है और दारबुक श्योक होती हुई दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। इस सड़क की लंबाई 255 किलोमीटर है। इस सड़क के बगल में ही भारत और चीन के बीच की LAC है। इस सड़क की LAC से दूरी 10 किलोमीटर है। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिविल तौर पे जो होता है, उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे LAC की तरफ आएंगे। इसका हमने एक निर्धारित नमूना देखा है पकांगसो लेक की तरफ, और अभी आप देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है गलवान वैली के पीछे की तरफ चीन में। चीन इस सड़क को सिर्फ LAC पर अपने लिए खतरा नहीं मान रहा, बल्कि उसे ये सड़क अपने OBOR परियोजना के लिए खतरा लग रही है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी में भारत के मजबूत होने से उसकी सड़क खतरे में आ जाती है। दौलत बेग ओल्डी से काराकोरम पास 30 किलोमीटर दूर है, जबकि इस जगह से पश्चिम में गिलगित बाल्टिस्तान का वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। यहाँ से OBOR परियोजना के तहत जाने वाली सड़क निकलती है। भारत की इतने करीब मौजूदगी से चीन को खतरा महसूस होता है। पिछले 3 साल में जब 2017 डोकलाम की जो घटना हुई थी, उसके बाद चीन ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है 3 साल में। तिब्बत को कब्जा करने के लिए काफ़ी रोड नेटवर्क बनाया है, काफ़ी मिलिट्री बेसेस पीछे की तरफ से आगे की तरफ धीरे धीरे करके बनाता हुआ अग्रसर हुआ है LAC की तरफ। चीन अपनी सड़क को सुरक्षित करने के लिए गलवान घाटी को काफी महत्वपूर्ण मानता है, इसीलिए वो गलवान के विवाद को लगातार तूल दे रहा है। OBOR परियोजना की सड़क दौलत बेग ओल्डी के करीब है और दौलत बेग ओल्डी में भारतीय वायुसेना का अड्डा है। चीन दौलत बेग ओल्डी को खतरा मानता है। चीन को लगता है कि दौलत बेग ओल्डी का खतरा गलवान पर कब्जा करके कम हो जाएगा, क्योंकि इससे चीन को दौलत बेग ओल्डी का जवाब मिल जाएगा। साथ ही गलवान में कब्जा करके चीन अपनी सड़क भी सुरक्षित कर लेगा। गलवान, दौलत बेग ओल्डी और OBOR की सड़क, ये सब कुछ चीन के लिए काफी अहम हो गया। इसलिए माना जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में फिर से इस विवाद को तूल दे सकता है। चीन घबराया हुआ है और आने वाले दिनों में अगर कोई
आर्थिक या जियोपॉलिटिकल मुहिम चीन के अगेंस्ट एक्शन, रिएक्शन या सैंक्शन होता है तो उसके डर से ये चीन थोड़ा बौखलाहट में। ये चीन की ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है। चीन की साजिश है कि भारत अगर सैनिकों की तैनाती गलवान से ज्यादा डेप्सांग में कर दे तो उसे गलवान में फिर अपनी साजिशों को अंजाम देने का मौका मिल जाए। खुद को कुदरत से बलवान समझने की गलती इंसान अक्सर करता है, लेकिन जब जब इंसान ऐसी गुस्ताखी करता है, कुदरत उसका घमंड एक झटके में चूर कर देती। चीन अब एलएसी पर लगातार नौटंकी कर रहा है। सेनाओं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाकर हिंदुस्तान का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी साजिश इससे कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा खतरनाक। चीन की कोशिश है कि भारत में पहुंचने वाली नदियों पर एक बांध बना दिया जाए, ऐसा बांध जो बम का काम करे, ऐसा बांध जो कुदरत को चीन की मुट्ठी में बंद कर पाए और मुट्ठी खोलते ही तबाही को बुलाया जा सके। यानी जो काम चीन की फौज ना कर पाए वो एक बांध के जरिए किया जा सके। बांधों का युद्ध के मोर्चे पर इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। इतिहास के थोड़े से पन्ने पलटें तो बहुत कुछ मिलता है। 1943 में 16 मई 1943 यानी 77 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध की एक घटना, जर्मनी में बने 2 बांधों को तोड़ने का फैसला इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने किया। यूके काम रॉयल एयरफोर्स को यानी यूके की वायुसेना को सौंप दिया गया। वायुसेना ने बांध पर ताबड़तोड़ बम बरसाए और बांध को गिरा दिया। अब नतीजा यह हुआ कि बांध का पानी जर्मनी के बड़े रिहायशी इलाकों में घुसा और बाढ़ ने हजारों जानें ले ली। बम का काम पानी ने किया। फिर 1952 में अमेरिकी फौज ने भी कुछ ऐसा ही किया। उस वक्त कोरिया युद्ध चल रहा था। कई पत्रकारों ने लिखा है कि उत्तर कोरिया में उस वक्त बांधों पर भी हमले किए गए और बांधों के टूटते ही बड़ी बड़ी इमारतें, घर, दफ्तर, खंबे, सड़कें, रेलवे लाइन, पूरे के पूरे शहर पानी में तैरने लगे। यह मसला आज खड़ा नहीं हुआ। सारी दुनिया में दशकों से इस पर बहस होती रही, झगड़े चलते रहे, झगड़े सुलझाए जाते रहे, लेकिन पूरी दुनिया के लिए कोई ठोस कानून उन नदियों के लिए नहीं बने जो एक देश से दूसरे देश में पहुंचती। मतलब बड़ा साफ है कि नदी तो कुदरती है, किसी ने नदी को बनाया नहीं है, वो तो बनी है। लेकिन मुल्कों की सरहदें वो तो इंसानों ने बनाई हैं। अब मुल्क बनाने और सरहदें तय करने के बाद नदियों के पानी पर झगड़े हों तो दोष कुदरत को तो नहीं हो सकता। लेकिन फायदे में ज्यादातर कौन होता है? फायदे में वो देश होता है जो ऊंचाई पर होता है, जो पानी को नीचे की तरफ बसे मुल्क में भेज सकता हो। यह काम चीन करता भी रहा है। चीन से आने वाली नदियों में पानी की सही खबर पिछले कुछ सालों में कभी भी भारत को नहीं मिलती। हर बार चीन कुछ अड़ंगा डालता और अचानक बांधों से पानी छोड़ जाने की वजह से भारत में पूर्वोत्तर के राज्य बाढ़ का सामना करने पर मजबूर हो जाते। लेकिन इस बार मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जिस पानी को बांध के जरिए रोकने की कोशिश चीन कर रहा है वो महज अंतर्राष्ट्रीय नियमों या कानूनों को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सीधा कुदरत को चुनौती दे रहा है। दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा से निकलने वाली नदी, जहां लहरों का गुस्सा कभी शांत नहीं होता, जहां पानी के बर्ताव का दुनिया के वैज्ञानिक अंदाजा भी नहीं लगा पाते, जिसे समझने भर में विज्ञान के पसीने छूट जाते हैं, उसे मुट्ठी में करने की कोशिश महज कोशिश नहीं है ये, बल्कि दुस्साहस। बस यूं कह लीजिए कि डूबने को नदी की जरूरत कहां थी, चुल्लू भर पानी ही काफी था। तुझे हराने को तोपे कहां जरूरी थी, बस तेरा गुरूर ही काफी था। गलवान में भारत से उलझने की कोशिश क्यों कर रहा है?
चीन गलवान में 4 कदम आगे जाता है और 2 कदम पीछे हटने का नाटक क्यों कर रहा है? चीन गलवान में अपने सैनिकों की तादाद क्यों बढ़ा रहा है? चीन गलवान में क्या सिर्फ सड़क बना रहा है, या फिर चीन गलवान घाटी में कुछ ऐसा कर रहा है जिससे सुरक्षा के लिहाज से भारत की परेशानियां बढ़ सकती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले आपको कुछ सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं। गौर से देखिए कैसे चीन ने कुछ दिनों पहले गलवान घाटी में चोरी छिपे निर्माण का काम तेज कर दिया था। देखिए कैसे कुछ दिनों पहले चीन गलवान में भारी भरकम मशीनें लेकर आ गया था। ये तस्वीरें दरअसल चीन की उस साजिश का हिस्सा हो सकती है जिसके जरिए वो सिंधु नदी को भारत के खिलाफ एक बम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। सिंधु नदी का सीधा संबंध गलवान नदी से है, क्योंकि गलवान नदी का पानी आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाता है। लिहाजा चीन गलवान नदी पर बांध बनाकर भारत में बड़ी तबाही लाने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि चीन ने अपनी सेना को गलवान घाटी से पीछे करने की बात जरूर कही है, लेकिन ये बात भी सच है कि चीन की कथनी और करनी में हमेशा से बड़ा फर्क रहा है। भौगोलिक लिहाज से देखें तो लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत का एक बड़ा इलाका बेहद अहम है और यहां कुदरत पल भर में रंग बदल लेती है। यहां हवा की गति और दिशा तय नहीं होती। आज गलवान नदी की जो धारा बिल्कुल सूखी हुई नजर आ रही है, हो सकता है कि कल उसमें तेज बहाव दिखे। ऐसे में चीन गलवान नदी के जरिए भारत को ब्लैकमेल करने की तैयारी कर रहा है। चीन गलवान नदी पर बांध बनाकर श्योक नदी और फिर सिंधु नदी का पानी रोकना चाहता है। यही नहीं, भारत और चीन के बीच जारी तनाव अगर जंग की शक्ल लेता है तो चीन की कोशिश यह है कि वो नदी की धारा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसके लिए चीन ने पूरा खाका तैयार कर रखा है। दरअसल पिछले दिनों गलवान नदी में निर्माण की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चीन गलवान नदी पर बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि गलवान नदी लद्दाख की ओर बहती है और श्योक नदी में मिल जाती है। यही श्योक नदी आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में पानी का ज्यादातर हिस्सा गलवान और श्योक नदी का ही है। मतलब ये कि जिस सिंधु नदी को हम भारत में रोककर पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहते हैं, उसी नदी को चीन अपने उद्गम पर ही रोकने की फिराक में। पाकिस्तान और चीन की साजिश है। हिंदुस्तान के खिलाफ वाटर वॉर की सोच है और जितने रिवर्स पे ये गलवान पे और ये कंस्ट्रक्शन करके हिंदुस्तान को इंडस पानी का इस्तेमाल करने से रोकना चाहते हैं, ये चीन की बहुत बड़ी साजिश है। चीन ने यही खेल आसाम में भी खेला था, तो हमको चाहिए कि हमको इसका उत्तर देना पड़ेगा। सिंधु नदी की धारा चीन पाकिस्तान सड़क को भी पार करती है और वहां भी एक बांध बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब ये कि चीन बांधों का एक ऐसा मकर जाल बुन रहा है जिससे वो भारत में अच्छी खासी तबाही ला सके और अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को बचा सके। वैसे भी ये पहला मौका नहीं होगा कि चीन बांध को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने एक विशालकाय बांध भारत को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। करीब 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिणी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम यारलुंग जाक्पो है, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पद्मा में मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। लेकिन चीन ने इसके शुरुआती हिस्से यानी यारलुंग जाक्पो पर एक विशाल बांध का निर्माण किया है। ये तिब्बत का सबसे बड़ा बांध है और बनकर तैयार है। यही नहीं, तिब्बत में ही चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 और बांधों का निर्माण भी कर रहा है। एक तरह से उसने ब्रह्मपुत्र की ऊपरी धारा को बांध लिया है और जब चाहे तब भारत के कई इलाकों में जल सैलाब ला सकता है। साल में 2 बार बाढ़ झेलता असम तो सिर्फ इसकी बानगी है। अगर चीन ने इन बांधों में भरा लाखों करोड़ों गैलन पानी एक साथ छोड़ दिया तो अरुणाचल प्रदेश के साथ उत्तर पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से में तबाही आ सकती है।
हम लोग को दबाव की कूटनीति और राजनीति खेलनी पड़ेगी। हम लोग को PP-14 पे पूरी तरह से यदि चीन के कब्ज़े में चला गया है और चीन ने वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया है, तो हमको PP-14 खाली करवाना पड़ेगा अपना मिलिट्री मसल पावर इस्तेमाल करके। दूसरे ऑप्शंस ये हैं कि चीन जितने भी कंस्ट्रक्शंस करता है गलवान रिवर पे, उसको हमको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। चीन की दादागिरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब तक कारोबार के मुद्दे पर झगड़ रहे अमेरिका और चीन के रिश्तों ने एक बड़ा और खतरनाक मोड़ ले लिया। एशिया में अमेरिकी फौजें जल्द पहुंचने वाली। अमेरिका ने फैसला कर लिया है और ताल ठोक कर ऐलान कर दिया। एशिया में अमेरिका की फौज के पहुंचने का मतलब है चीन की दादागिरी की धमक पूरी दुनिया में है, जिसे पूरी दुनिया अब खतरनाक समझने लगी। ये हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे चीन में कम्युनिस्ट शासन के बनने के बाद दुनिया के बनने लगे। पूरी दुनिया दो गुटों में बटी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया मानने लगी थी कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में कभी कोरिया, कभी वियतनाम, यहां जंग छिड़ी थी, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं छिड़ा। असल में चीन और अमेरिका के बीच फासले, दूरियां 1949 में हुई। अमेरिका चीन में कम्युनिस्ट शासन नहीं चाहता था, लेकिन जब माओ अपने मिशन में कामयाब हो गए तो अमेरिका और चीन के बीच दीवारें खिंच गई। चीन को सोवियत संघ का यानी रूस का और उत्तर कोरिया का साथ मिलता रहा। वक्त बदला। आगे बढ़ते बढ़ते वक्त ने कई समीकरण सुधारे, जिससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने से बची। 1971 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप एक मील का पत्थर साबित हुई। चैंपियनशिप जापान में हुई, लेकिन पिंग पोंग डिप्लोमेसी की शुरुआत चीन में हुई। अमेरिकी खिलाड़ी चीन पहुंचे और 1949 के बाद पहली बार अमेरिकी पत्रकारों को भी चीन में घुसने की इजाजत मिली। यहां से चीजें सुधरनी शुरू, क्योंकि 1949 से 1971, 1949 से 1971 के बीच अमेरिका और चीन में किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं। दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते। लेकिन फिर दरवाजे खुलने लगे पिंग पोंग डिप्लोमेसी के बाद। अगले साल 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पहुंचे। 8 दिन तक चीन में रहे। 8 दिन तक कई समझौतों पर दस्तखत हुए। नई शुरुआत हुई। दोनों देश एक दूसरे के करीब आने लगे। धीरे धीरे ताइवान को लेकर भी चीन से मतभेद दूर किए गए। मुद्दे सुलझे नहीं, लेकिन बीच का रास्ता दोनों मुल्क निकालते रहे, काम चलाते रहे। कारोबार भी शुरू हुआ, कूटनीति भी शुरू हुई। 21वीं सदी शुरू होते होते चीजें पटरी पर लौटने लगी। लेकिन बीते कुछ सालों में चीन की बढ़ती दादागिरी एक बार फिर दुनिया को 70 साल पीछे घसीटती दिख रही। वो कहते हैं ना, आटे में नमक भर तो चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। आटे में नमक भर तो चलता है, नमक में आटा चला नहीं करता। वक्त के सांचे में रहो तो अच्छा है, सांचे को छेड़ा तो वजूद नहीं रहता। चीन केवल भारत को आंख नहीं दिखा रहा, चीन की बदमाशी समुद्र में हद से ज्यादा बढ़ गई है। साउथ चाइना सी के अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, चीन हर मोर्चे पर अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगा है। ऊपर से पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां और नेपाल में बढ़ता दखल दुनिया को यह बताने के लिए काफी है कि चीन केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस बार दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत का साथ चीन को मिलता नहीं दिख रहा। की चालबाजियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चीन अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा। चीन लगातार हिंदुस्तान और अपने दूसरे पड़ोसी देशों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जमीन की भूख शांत करने के लिए चीन हद से गुजर जाने को आमादा नजर आ रहा है। तो शायद यही वजह है कि सुपर पावर अमेरिका अब उसे सबक सिखाने के लिए कमर कसने लगा है। अमेरिका ने एशिया में अपनी सेना की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। भारत के साथ चीन के मौजूदा तनाव
और दक्षिण चीन सागर में उसकी दादागिरी को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पेओ के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है। नई योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों को चीन से खतरा बढ़ गया है। लिहाजा अब अमेरिका एशिया में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। Just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. दरअसल अमेरिका चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की काली करतूतों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। अमेरिका भारत से दोस्ती निभाते हुए चीन को पाठ पढ़ाने की तैयारी में है। वो चीन की आक्रामक रणनीति पर लगाम लगाने की तैयारी में है। यही वजह है कि जमीन से लेकर समंदर तक अमेरिका चीन को घेरने का खाका तैयार कर रहा है। एशिया महाद्वीप में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाना अमेरिका की इसी तैयारी का एक हिस्सा है। तो आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान हर वक्त मुस्तैद हैं और जंग की सूरत में चीन को सबक सिखा सकते हैं। माइक पॉम्पियो ने आज ऐलान किया है कि अमेरिका यूरोप से सेनाएं कम कर रहा है और एशिया के अंदर उनको तैनात कर रहा है। ये हिंदुस्तान और चाइना के बीच की चलती तनातनी के लिहाज से लिया गया फैसला है। मेरे ख्याल से इसके बहुत बड़े मायने हैं। इससे चाइना के ऊपर बहुत गंभीर दबाव पड़ता है। चीन की घेराबंदी में अमेरिका और अधिक संख्या में एशिया में अपनी सेना को तैनात कर रहा है, जिससे विवाद और गहराने की आशंका तो है, लेकिन कोई इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका की आक्रामकता से चीन अपनी हद में रहेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने आज से कई सालों पहले ही चीन को जकड़ने के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया था, जिसके तहत जापान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिकी सेना मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ अमेरिकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के कुल 10 अड्डे हैं। यहाँ 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। गुआम से अमेरिका की फौज प्रशांत महासागर में चीन और उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रखती है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ अमेरिका के 5,000 सैनिकों की तैनाती है। उत्तर कोरिया के जंगी उन्माद से बचाने के लिए दक्षिण कोरिया में अमेरिकी फौज तैनात है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, मरीन कॉर्प और यूएस नेवी के जवान शामिल हैं। यहाँ से अमेरिका चीन की हरकतों पर भी निगाह रखता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यहाँ 28,500 से ज्यादा जवान तैनात हैं। चीन के नजदीक फिलीपींस में भी अमेरिकी सेना का अड्डा मौजूद है। हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ 2 दशक पुराने विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट यानी VFA को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी सैनिक जो बेसिस हैं वो फिलीपींस में हैं, वो आपके साउथ कोरिया में है, जापान में सैनिक हैं और हिंदुस्तान के साथ वो अक्सर नेवी की एक्सरसाइजेस करता रहता है। परिस्थिति आगे आने वाले समय में बनती है जिसके अंदर हिंदुस्तान और चाइना के अंदर किसी प्रकार का कॉन्फ्रंटेशन होता है, तो जाहिर सी बात है अमेरिकी सेना हिंदुस्तान के साथ खड़ी होगी। जिस ताइवान पर चीन अपना अधिकार जताता है, वहां अमेरिका का कोई स्थायी सैन्य अड्डा तो नहीं है, लेकिन यहां भी अमेरिकी सेना अक्सर ट्रेनिंग और गश्त के लिए आती जाती रहती है। हाल के दिनों में चीन से बढ़ते टकराव के बाद से अमेरिका ने पूर्वी चीन सागर और ताइवान की खाड़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी शुरू कर दी। चीन अपनी जिस फौज पर इतराता है वो भगौड़ी सेना है। भगौड़ी सेना, युद्ध में मोर्चा छोड़कर भाग खड़ी होने वाली सेना। ये हम नहीं कह रहे, ये तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है।
दक्षिणी सूडान में मोर्चे पर तैनात की गई चीन की सेना पोस्ट छोड़कर भाग गई थी। वैसे चीन की फौज का इतिहास भी कोई बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ने का नहीं रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को चीन की सेना कहा जाता है, जो असल में कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है। 1949 में पीएलए ने पहली बार परेड की और अपने हथियारों का प्रदर्शन किया। उस वक्त के राष्ट्रपति माओ ने जायजा लिया, सलामी ली, और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन हथियारों का प्रदर्शन किया गया उनमें 95% हथियार वो थे जो जंग में दुश्मनों से छीने गए थे। चीन की आर्थिक हालत भी उस वक्त कोई अच्छी नहीं थी, बल्कि भारत चीन से कहीं ज्यादा आगे था। खुद माओ ने 1954 में कहा था कि चीन में भारत के मुकाबले आर्थिक विकास कम है और चीजें पटरी पर आने में चीन को 10-20 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन चीन के हालात भारत से काफी अलग हैं। कम्युनिस्ट शासन का मतलब है कि सरकार जो चाहती है वो करती है, न कोई जवाबदेही, न कोई रोक टोक, न किसी को सवाल पूछने का हक, न किसी को जवाब देने की जरूरत, न दुनिया से कोई सरोकार, न कोई खुला बाजार। मतलब से मतलब रखना ही हर आदमी का काम। लेकिन ऐसे माहौल में देशभक्ति कहां से आएगी? जंग लड़ने के लिए हथियारों से ज्यादा फौजियों में दुश्मन को कुचलने का जुनून जरूरी होता है। जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बना तो लोगों में माओ ने ऐसा ही जुनून भरा। उस जुनून के बूते वो अपने मकसद को पाने में कामयाब हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, चीन ने पैसे की ताकत बढ़ा ली, हथियारों की खेप जमा कर ली। अब जब भी पीएलए किसी परेड में शामिल होती है तो उसमें 95% से ज्यादा ऐसे हथियार होते हैं जो चीन में ही बने। हथियारों के बूते चीन की भूख भी बढ़ गई। अब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जमीन हो या समुद्र हो, चीन सब कुछ पर कब्जा करने पर तुला है। लेकिन उसकी सेना वो सेना है जिसने 1979 में वियतनाम से हुए संघर्ष के बाद से कोई लड़ाई नहीं लड़ी। साफ है कि 1979 में जिन सैनिकों ने जंग लड़ी होगी वो तो अब 41 साल बाद सेना में तो होंगे नहीं। यानी कह सकते हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में ऐसा कोई सैनिक नहीं जिसे किसी जंग का जरा भी तजुर्बा हो। ऊपर से अब तो चीन की फौज की बहादुरी की पोल संयुक्त राष्ट्र ने भी खोल दी है। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक। सवाल तो पूछा जाएगा कि बुज़दिल फौज के बूते कौन सी जंग जीतना चाहता है चीन? चीन के भगोड़े सैनिकों की सच्ची दास्तान। 8 जुलाई 2016, जूबा, दक्षिण सूडान। यह दास्तान है उत्तरी अफ्रीका के देश दक्षिण सूडान की। कहानी 2016 की है और बिल्कुल सच्ची। इस कहानी की सच्चाई का सबूत है यह दस्तावेज। यह दस्तावेज दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट के हैं, जिसमें चीन की कायर सैनिकों की पूरी कहानी लिखी हुई है। आज हम आपको यही कहानी सुनाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि चीन जिस सेना का घमंड दिखाता है उसकी असलियत क्या है। दक्षिणी सूडान सूडान से अलग होकर एक नया देश बना है। पिछले 1 दशक में वहां पर गृह युद्ध का दौर जारी है, लिहाजा वहां पर अशांति का माहौल है। जनता को हर एक चीज की जरूरत है। अब संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना हरकत में आई है और वहां जाकर उसने मोर्चा संभाला है। दक्षिण सूडान में भेजी गई शांति सेना में भारत के साथ साथ चीन और दूसरे कई देशों की सेनाएं भी थी। इनका काम आम नागरिकों को विद्रोही गुटों से बचाना था। लेकिन 8 जुलाई 2016 को यहां जो कुछ हुआ उससे चीन की सेना की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। विद्रोहियों ने शरणार्थी कैंप पर हमला बोला। हमला दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा में हुआ था। हमलावरों ने शरणार्थी कैंप में कत्लेआम शुरू किया। हमलावर शरणार्थी कैंप में बलात्कार भी कर रहे थे। कैंप से 100 मीटर की दूरी पर चीन सेना की पोस्ट थी। इस पोस्ट पर मौजूद चीन के सैनिकों की जिम्मेदारी कैंप की सुरक्षा करना ही था।
हमले का शिकार हुए शरणार्थियों ने चीन के सैनिकों से मदद की अपील की। अपील के बाद भी चीन के सैनिक मौके पर नहीं आए, जबकि शरणार्थी कैंप में 48 घंटे तक विद्रोहियों ने कत्लेआम मचाया। आठ जुलाई से 11 जुलाई तक विद्रोहियों ने कत्लेआम किया। बूढ़े, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों का भी कत्ल किया गया। लेकिन चीन की सेना विद्रोहियों से इतना डर गई कि मौके पर ही नहीं पहुंची। शरणार्थी कैंप से लोगों ने बार बार मदद की अपील की, लेकिन चीन का एक भी सैनिक मुकाबले की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन चीन के कायर सैनिकों की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। लड़ाई आगे बढ़ी तो चीन के सैनिक हथियार और गोला बारूद तक छोड़कर भाग गए। जुबा में विद्रोहियों ने तोप से हमले शुरू कर दिए। तोप का एक गोला चीन के कैंप पर आकर गिरा, जिससे चीन के 2 सैनिक मारे गए। तोप के हमले से चीन के सैनिक बुरी तरह डर गए। हमले के बाद चीन के सैनिक कैंप छोड़कर भाग गए। चीन के सैनिक अपने हथियार तक छोड़कर भाग गए। इस तरह चीन के कैंप पर विद्रोहियों ने बिना लड़े ही कब्जा कर लिया। जब यूएन का एक कैंप रेबल और गवर्नमेंट की फोर्सेस के बीच में जो संघर्ष था उसकी जद में आ गया और इस तरह के जो हमले किए जा रहे थे उससे चाइना के 2 सैनिक मारे गए। और जब 2 सैनिक चाइना के मारे गए उसके बाद चाइना के जितने भी अन्य सैनिक थे वो अपनी पोस्ट छोड़ करके वहां से भाग गए। चीन की सेना की कायरता की कहानी तब सामने आई जब इस पूरे मामले पर संयुक्त राष्ट्र ने जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट में सामने आया कि चीन के सैनिकों ने जो कायरता दिखाई वो इतिहास में शायद ही देखने को मिले। हमले के वक्त कमांडर चीन की सेना का था। कैंप में मौजूद सैनिकों को गलतफहमी पैदा करने वाले फरमान दिए गए। भ्रम पैदा करने वाले आदेश और कमजोर नेतृत्व की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई। हमले के दौरान 2 जगहों से चीन के सैनिक अपने कैंप छोड़कर भागे थे। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में चीन की सेना की बेइज्जती हुई, लेकिन आदत के मुताबिक चीन झूठ पर उतर आया और उसने झूठ बोलकर अपनी सेना को बचाना शुरू कर दिया। China's defense ministry has rejected allegations by a US-based group, the Center for Civilians in Conflict, against its peacekeepers in South Sudan. Civic said Chinese peacekeepers had abandoned their posts in South Sudan in July instead of protecting civilians after coming under attack. चीन चाहे जितना झूठ बोले, लेकिन यूएन की रिपोर्ट से चीन के कायर सैनिक बेनकाब हो गए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन विद्रोहियों पर काबू कैसे हुआ। चीन के सैनिकों के भागने के बाद भारत ने अपने सैनिक भेजे। फिर मौके पर भारत की 7 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने मोर्चा संभाला। फिर भारतीय सैनिकों ने पूरे इलाके से विद्रोहियों को खदेड़ा और भारत के जवानों ने पूरे इलाके में शांति स्थापित की। भारत के सैनिकों ने मोर्चा संभालकर पूरे इलाके को विद्रोहियों से छुड़ाया। ये बात संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में है, लेकिन चीन इसे लेकर भी झूठ बोलता है।